हेलो एवरीवन। विजय पथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं, टॉपिक है, देख सकते हैं आप पीछे, भारत का संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन, जिसका उल्लेख आर्टिकल 368 में स्पष्ट रूप से किया गया है। भारत का संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा बनाया गया, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर साहब थे और उनके साथ 6 और अन्य सदस्य थे। और उनके द्वारा जब संविधान बनाया गया, तो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। लेकिन संविधान जब बना, तो इसके बाद की स्थिति ये थी कि संविधान बनने में जितना समय लगा कि 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और ये संविधान बन के तैयार हुआ। संविधान बनने के बाद जब लागू हुआ, तो उसको स्पष्ट रूप से हर किसी ने पढ़ा, देखा, समझा और उसके बाद उनके नियमों को परखा गया। तो पता चला कि कुछ-कुछ चीज़ें जो हैं वो संविधान में समय, परिस्थिति और दशा के हिसाब से बदलनी ज़रूरी है। तब इसमें बदलाव ज़रूरी है, इसमें अमेंडमेंट ज़रूरी है। और इसीलिए हर संभव प्रयास किया गया कि इस संविधान को जिसने भी बनाया है, तो इसमें संविधान में बदलाव की सिफ़ारिश ज़रूरी है, ठीक है? यहाँ पे ना बदलाव अगर नहीं होता है, तो संविधान जो है एक समय के बाद जो है वो खुद ही जो है वो खराब हो सकता है। को लगा कि संविधान में जो शब्द लिखे गए हैं, वो एक समय के लिए सही हैं, लेकिन दूसरे समय में अगर कुछ समय के पश्चात फ्यूचर में, भविष्य में इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है कि कुछ चीज़ों को बदलने की स्थिति निर्मित होती है, तो हम बदल देंगे। और इसी वजह से संविधान में संशोधन किया गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जितने संविधान में संशोधन हुए अब तक, उनको हम एक लाइन से देखेंगे, कोशिश करेंगे कि ये हमें क्लास के दौरान ही याद हो जाए, ठीक है? चलिए पहला देखते हैं, भाग 20 संविधान में संशोधन। पहले ही लिखा हुआ है कि यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। यह कहाँ से प्रेरित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। साउथ अफ्रीका के संविधान से प्रेरित संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 की बात करेगा। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, मैंने पहले ही बताया। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। राज्य विधानमंडल को संविधान संशोधन की शक्ति नहीं है। संविधान में अगर संशोधन करना है, तो पार्लियामेंट जो है वो संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जो तीनों से मिल के बनता है, अब वही संशोधन करेगा। मतलब संविधान में संशोधन के लिए राज्यसभा में, फिर लोकसभा में और फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर, तो यहाँ सभी से अगर प्रस्तुत करने के पश्चात पारित हो जाता है, तब ही वहाँ पे बदलाव संभव संभव है। लेकिन क्या सभी पूरे संविधान के हर धारा में, हर भाग में, हर अनुसूची में जो है वो ये संभव है क्या संविधान बदलाव? इसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से किन-किन चीज़ों में बदलाव संभव है और किन चीज़ों में बदलाव संभव नहीं है। ठीक है? आइए देखते हैं। संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है साधारण बहुमत, दूसरा हो सकता है विशेष बहुमत और तीसरा हो सकता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल से सहमति। अब देख सकते हैं, साधारण बहुमत का मतलब स्पष्ट है कि 50% प्लस 1, 50% से अधिक अगर लोग उसके पक्ष में, संविधान में बदलाव के पक्ष में, अमेंडमेंट के पक्ष में वोट दे देते हैं, तो यह जो है संविधान बदला जा सकता है। ये राज्य और सभा और लोकसभा की बात चल रही है, ठीक है? विशेष बहुमत, जब लोकसभा या राज्यसभा में 2/3 सदस्य मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि इसमें बदलाव संभव है, ठीक है? बदलाव हो जाएगा क्योंकि 2/3 लोग इसके बदलाव के पक्ष में हैं, तो यहाँ पे संविधान बदला जा सकता है। और तीसरा जो कंडीशन है वो ये बनेगा कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल से सहमति। विशेष बहुमत का मतलब क्या है? कि ये 2/3 मेजॉरिटी और यहाँ पे विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल से सहमति लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखते हैं कि ये है क्या वास्तव में। चलिए, सबसे पहले है साधारण बहुमत। संविधान के कुछ उपबंधों में संसद साधारण बहुमत से विधेयक पारित कर संशोधित कर सकती है। साधारण बहुमत से तात्पर्य सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले से अधिक सदस्यों के बहुमत से है। मतलब आधे से जो अधिक सदस्य जो मैंने बताया, वो अगर मानते हैं कि इसमें बदलाव करना चाहिए, तो इसमें बदलाव संभव है। साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले प्रमुख उपबंध निम्न हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि मेन प्रोविजंस दैट कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी आर फर्स्ट एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स टू द यूनियन, आर्टिकल नंबर 2 के तहत। संघ में अगर नए राज्यों का प्रवेश करना है,
तो वो साधारण बहुमत से हो जाएगा। और आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है कि विदेशी राज्यों का प्रवेश की बात करता है। इससे पहले भी सिक्किम जो है उसको हम लोग विदेशी राज्य को अपने राज्य में मिलाए थे। गोवा को भी हमने अपने राज्य में मिलाया था। तो आर्टिकल 2 के तहत संघ में नए राज्यों का प्रवेश। दूसरा, नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, नाम, सीमा में परिवर्तन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट है कि आर्टिकल 3 में स्पष्ट किया गया है, किसी भी नए राज्य का निर्माण करना है, वर्तमान राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन करना है, तो आर्टिकल 3 के तहत इसमें बदलाव संभव है। और ऐसा कब हुआ? आपको पता है कि ऐसा कब हुआ? मध्य प्रदेश से 44 सालों के बाद जब छत्तीसगढ़ बना, तो इसी प्रकार अनुच्छेद 3 का ही प्रयोग किया गया था। आ रहा है समझ? उत्तराखंड के बनने में और झारखंड के बनने में भी इसी आर्टिकल का प्रयोग किया गया था। उसके बाद देखिए, नागरिकता से संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? कि अनुच्छेद 11 में स्पष्ट रूप से ये है कि संसद के पास जो है वो शक्ति है विनियम बनाने के लिए, सिटीजनशिप के लिए कोई भी कानून, कोई भी विनियम बना सकती है संसद, और इसका उल्लेख है आर्टिकल 11 में। इसके पश्चात है राज्यों में विधान परिषद का सृजन या समापन। मतलब कोई भी राज्य आर्टिकल 169 के तहत अपने राज्य में विधान परिषद के गठन की मांग कर सकता है, तो ये भी साधारण बहुमत के तहत संशोधन हो सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, अनुसूची 2 में ये सारे वर्णित हैं, ये भी साधारण बहुमत से ही बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है? प्रथम, 5वीं, 6वीं तथा 8वीं अनुसूची आदि में, पहली, 5वीं, 6वीं तथा 8वीं अनुसूची जो है, वहाँ पे भी ये संभव है, ये स्पष्ट रूप से बोल दिया। तो 5वीं और 6वीं अनुसूची जो है वो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों के लिए है, ठीक है? तो ये ध्यान दीजिएगा, 8वीं अनुसूची जो है वो आपको पता है कि भाषा के बारे में है, राजभाषा कौन-कौन सी है, 22 भाषाओं के बारे में ज़िक्र है। तो उसमें भी जब संशोधन होगा, जब उसमें भी बदलाव करने की आशंका है या करना ज़रूरी है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग इसी साधारण बहुमत का ही प्रयोग करेंगे। मतलब संसद साधारण बहुमत से इनमें बदलाव कर सकती है। अब आगे देखते हैं, विशेष बहुमत क्या होता है? स्पेशल मेजॉरिटी। विशेष बहुमत से तात्पर्य है सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। विशेष बहुमत से संशोधित किए जाने वाले प्रमुख उपबंध कौन से? मैंने पहले ही बताया था कि विशेष बहुमत का मतलब क्या है। विशेष बहुमत का मतलब है सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। सदन की कुल संख्या कितनी होती है? दोनों सदनों को मिला के टोटल, ठीक है? तो उपस्थित देखो यहाँ पे लिखा है कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और उसका जो है वो आधा से 1 अधिक, आधे से 1 अधिक, ठीक है? ये हो गया। दूसरा, मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, लेकिन यहाँ पे लिखा है उपस्थित और मतदान करने वाले। मतलब कुल सदस्य संख्या जितनी है सदन में, उसमें से कितने लोग उस दिन उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, तो उनका जो है वो 2/3 बहुमत होना चाहिए, और इसी को बोलते हैं विशेष बहुमत। इसमें 2 मूल चीज़ें हैं, प्रोविज़न है, एक नीति निदेशक तत्व और दूसरा मूल अधिकार। इसका मतलब ये है कि मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है, नीति निदेशक तत्व में भी संशोधन हो सकता है। और इसी का ज़िक्र जो है वो इसमें विशेष बहुमत में किया गया है। विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन। यह संविधान की सबसे कठिन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ-साथ, देखो विशेष बहुमत की आवश्यकता तो है, मतलब 2/3 बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वालों की 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। सदन के कुल बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले की 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। लेकिन उसके साथ क्या है? उसके साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन आवश्यक है। इस प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाले संशोधन कौन-कौन से हैं? यहाँ ध्यान दीजिएगा, आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन भी आवश्यक है। पहला, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचन की रीति, आर्टिकल 54 और 55। राष्ट्रपति का निर्वाचन और की निर्वाचन के की रीति या कोटा, किस प्रकार से निर्वाचन होता है, कौन सा निर्वाचक मंडल है, कौन कौन उसमें शामिल होते हैं, कौन उसमें शामिल नहीं होते, और उसका विधायकों का और सांसदों का मत मूल्य क्या होता है। इस प्रकार की चीजें जो हैं उसको अगर संशोधित करना है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ये तीसरे विशेष बहुमत प्लस
राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब आधे राज्य भी के विधानमंडल भी सहयोग के रूप में वहाँ पे उपस्थित रहें। ठीक है? अब देखिए समर्थन दें। संघ की कार्यपालिका एवं राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार अगर करना है तो आर्टिकल 73 और आर्टिकल 162। आर्टिकल 73 बोलता है संघ की कार्यपालिका, आर्टिकल 162 बोलता है राज्य की कार्यपालिका। तो यहाँ पे भी संशोधन अगर करना है तो विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन होगा। संघ की न्यायपालिका एवं राज्यों के उच्च न्यायालय। संघ की न्यायपालिका का मतलब है सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। 7th शेड्यूल की किसी सूची में 7वीं अनुसूची की किसी सूची में संघ एवं राज्यों के बीच विधायी संबंध, संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है, केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध है, जिनका जिक्र अनुसूची 11 में है, तो वहां पे भी स्थिति बनेगी कि विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन के द्वारा संशोधन संभव है। साधारण बहुमत से ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। साधारण बहुमत से बिल्कुल भी नहीं हो सकता संशोधन, अमेंडमेंट या सुधार। याद रखिएगा। अनुच्छेद 368 में अगर कुछ जोड़ना है या कुछ घटाना है तो भी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है और संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व अनुसूची 4 के बारे में अगर जिक्र हुआ और इसमें अगर बदलाव करना है तो यहाँ पे भी ध्यान देना है कि विशेष बहुमत प्लस राज्यों के समर्थन द्वारा ही संशोधन हो सकेगा। तो ये 3 प्रकार के बहुमत मुझे लगता है स्पष्ट रूप से मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ आ गया है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम पहुँच चुके हैं प्रमुख संविधान संशोधन में। प्रमुख संविधान संशोधन अभी तक 106 संविधान संशोधन की लिस्ट हमारे पास है। इसमें से जो बहुत प्रमुख हैं, उनको यहाँ पे उनका ज़िक्र किया जाएगा, उनको आपको याद कराने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है? अब देखिए, पहला पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में और यहाँ पे क्या किया गया था? यहाँ पे जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत भूमि संबंधी विधियों को न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर रखा गया। इसके लिए अनुच्छेद 31 ए और 31 बी जोड़े गए। पहला देखिए, द 9th शेड्यूल वाज एडेड टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म। ये लैंड रिफॉर्म के बारे में है कि भूमि संबंधी विधियों को लॉस फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू पुनर्विलोकन से बाहर रखा गया। आर्टिकल 31 ए और 31 बी जो है जोड़े गए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करता है, भूमि सुधार के बारे में बात करता है और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे न्यायिक पुनर्विलोकन सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति है उससे ये बाहर है, ये वाला अनुसूची 9th शेड्यूल। ठीक है? तो 9वां जो शेड्यूल है वो न्यायिक पुनर्विलोकन से सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति है उससे ये बाहर है। अब ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रबंध लगाए गए। 19 के तहत यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संविधान जब बना 1949 में 26 जनवरी 1949, उसके बाद 26 नवंबर 1949 को बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लागू होने के 1 साल के बाद देखिए पहला संशोधन हो गया। इसका मतलब ये है कि संविधान बन तो गया था, लेकिन कुछ न कुछ स्थिति ऐसी निर्मित होने वाली है कि अब संविधान में बदलाव की आवश्यकता पड़ेगी। 19 के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, उसपे रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाए जा सकते हैं, पहले ही बार में बोल दिया गया। आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं है। क्योंकि बोलते हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी गाली देने से नहीं चूकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो गरिमामयी पद में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। पब्लिक प्लेस पे आप अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। ये चीज़ का ध्यान रखना है। मतलब आपको इस प्रकार से जीवन जीना है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को परेशान नहीं करना है। ठीक है? अब देखिए, अब चतुर्थ संविधान संशोधन 1955, चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1955 ये क्या कहता है? व्यक्तिगत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा अधिग्रहित करने पर न्यायालय क्षतिपूर्ति की राशि की समीक्षा नहीं कर सकते। इसका मतलब समझना, कोई भी व्यक्तिगत संपत्ति है और वहाँ पे आपका प्रॉपर्टी कोई भी है, आपके पास खेत है, ज़मीन है, जो भी है, बहुत सारे हैं, कम है, जो भी है, ठीक? अगर राज्य को लगता है कि वहाँ से हमें उस ज़मीन से होके एक रेलवे प्लेटफ़ॉर्म खोलना है या बनाना है वहाँ पे, या एक सार्वजनिक हित के लिए, एक राष्ट्रीय हित के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म जो है देश के लिए बनाना है,
वो क्या कर सकती है कि वो उस व्यक्ति को जिसका वहाँ पे ज़मीन है, उसको क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन दे सकती है। और यह कंपनसेशन जो है, चौथे संविधान संशोधन में स्पष्ट कर दिया गया कि देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यायालय क्षतिपूर्ति की राशि की समीक्षा नहीं कर सकते। न्यायालय को ये अधिकार नहीं है कि क्षतिपूर्ति जो है वो कितना मिलना चाहिए इस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से। आ गया समझ? तो ये चौथा नंबर का संशोधन है। आगे चलते हैं, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। 7वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1956 में। और यहाँ पे क्या हुआ? Reorganized its states on a linguistic basis as per the States Reorganization Act 1956। राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। 2 स्पष्ट चीजें, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पे किया गया और आपको पता है कि भाषा के आधार पे सबसे पहले बनने वाला स्टेट है आंध्र प्रदेश, क्योंकि यह स्टेट फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पे बना था। ठीक है, अली आयोग 1953 में आया और उसके अध्यक्ष थे फजल अली ही थे। तो उन्होंने जो है इस भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की बात की थी और उसी के बाद ये बना था। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया, ये भी चीज़ को ध्यान रखना है आपको। 2 या अधिक न्यायालय राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। याद हुआ? अब इसके बाद अगला देखते हैं, 11वां संविधान संशोधन 1961। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को यह आधार देकर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं, उसमें एक निर्वाचक मंडल की भूमिका होती है। आपको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित इलेक्टेड जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो शामिल होंगे और मनोनीत सदस्य जो हैं वो शामिल नहीं होते। उसके साथ विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। विधान परिषद जो होता है उसके सदस्य बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे और उसके साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के सदस्य शामिल होंगे और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके सदस्य शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ पे उसी की बात कर रहा है। यहाँ पे साथ में उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। पहला तो बोल दिया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को यह आधार देकर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। दूसरा, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आवश्यक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आवश्यक है। संयुक्त बैठक जो है वो ज्वाइंट सेशन के बारे में बात कर रहा है। उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव हो रहा है तो दोनों सदनों का संयुक्त बैठक आवश्यक है। लेकिन ये ज्वाइंट सेशन जो है वो बिल के गतिरोध की स्थिति वाली ज्वाइंट सेशन नहीं है, ये ध्यान देना। यहाँ पे किसी भी बिल के विषय पे राज्यसभा और लोकसभा में अगर गतिरोध होता है तो हम ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, जिसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 108 में है संविधान के। लेकिन यहाँ पे ये जो संयुक्त बैठक है वो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बुलाया जाएगा, तो ये वो वाला नहीं है, बिल वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, 108 नंबर का नहीं है। ठीक है, तो 11वां संविधान संशोधन में 2 बातें ये समझ आ गई आप लोगों को। अगला चलते हैं स्लाइड पे। हम पढ़ रहे हैं भाग 20 368 नंबर के आर्टिकल और उस आर्टिकल के तहत संविधान में अमेंडमेंट या संशोधन की बात। तो हमने देखा अब तक कि हमने 4-5 संशोधन देख लिए। अगला संशोधन है 13वां संविधान संशोधन। और 13वां संविधान संशोधन क्या कहता है? नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 13वां संविधान संशोधन के अनुसार 1962 में नागालैंड को क्या किया गया? राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड। 15वां संविधान संशोधन क्या बोलता है? अब इसको देखो, 1963 की बात है। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में वृद्धि की गई, ये बहुत स्पष्ट किया गया। उच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि हो जाए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया। यहाँ पे 15वां में उच्च न्यायालय के अधिकारिता में भी वृद्धि की गई और उच्च न्यायालय के जो जज हैं उनकी जो आयु सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की आयु वो 60 साल होती थी, तो उसको बढ़ा के कितना किया गया? 62 किया गया। ठीक है, याद हुआ? आगे चलते हैं। 18वां संविधान संशोधन 1966। अब यहाँ पे 1966 में 18वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ। यहाँ पे हम लोग ना संविधान संशोधन देख रहे हैं, बहुत प्रमुख आर्टिकल को देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
अनुच्छेद 3 में स्पष्ट किया गया कि राज्य शब्द में संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल है। और दूसरा, राज्य की परिभाषा पुनः निर्धारित की गई। 18वें संविधान संशोधन 1966 में क्या किया गया कि राज्य की परिभाषा में संघ राज्य क्षेत्र भी आ जाएगा। मतलब हम अगर राज्य बोलते हैं, अगर हम राज्य बोलते हैं, तो संघ राज्य क्षेत्र को अपने आप हम जोड़ देंगे। अभी संघ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है? राज्य क्षेत्र का मतलब यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है? राज्य कितने हैं हमारे यहाँ? 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। कुल मिला के यहाँ पे बोला गया है कि आर्टिकल 3 में राज्य शब्द में संघ राज्य यूनियन टेरिटरीज आगे आ जाएगा वहां पे। मतलब राज्य की सीमा बढ़ाना, घटाना, समझ रहे हो ना? संसद की जो शक्ति है, उसके नाम चेंज करना, ये सारी चीजें जो हैं वो क्या कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी कर सकता है, राज्य के साथ भी कर सकता है, ठीक है? आगे बढ़िए। राज्य की परिभाषा पुनः निर्धारित की गई। इसका मतलब वही है कि रीडिफाइन किया गया डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है? संविधान संशोधन नंबर 26वां जो हुआ 1971 में। यहाँ पे क्या हुआ? टीवी पर्स एवं रियासतों के राजाओं, महाराजाओं के विशेषाधिकारों का उन्मूलन किया गया। अबॉलिश द प्रीवी पर्स एंड प्रिविलेज ऑफ फॉर्मर रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। रियासतों के जो महाराजा थे, जिनको बरसों से अंग्रेजों के समय में बहुत ही बड़ा विशेषाधिकार मिला था, उसको इंदिरा गांधी की सरकार ने खत्म किया 26वां संविधान संशोधन के माध्यम से। यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रीवी पर्स जो राजाओं महाराजाओं को विशेषाधिकार मिले थे, जो बहुत बड़ी संपत्ति रखते थे, वो लोग जो राजा महाराजा की भूमिका में थे, उनका प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया था 26वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1971 में। ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, बहुत बड़ा संविधान संशोधन है, ये बहुत जरूरी था, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। 26 के बाद 31वां, 70 के बाद 76। अनुच्छेद 81 में संशोधन कर लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की। 31वां संविधान संशोधन ये बोल रहे हैं कि लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है, वो पहले कितनी थी? वो पहले थी 525। 525 से बढ़कर 545 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 545, ठीक है? तो उसी के बारे में यहाँ पे है। अनुच्छेद 81 में संशोधन कर लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। ये आपको समझ आ गया? 35वां संविधान संशोधन। ये तो समझाने लायक नहीं है, बड़ा आसान है। लोकसभा में सदस्यों की टोटल संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम मैक्सिमम हो सकती है 552, मैक्सिमम हो सकती है। वर्तमान में 543 है, ठीक है? उसी को बोल रहे हैं कि 545 कर दी गई। 35वां संविधान संशोधन 1974। 35वां संविधान संशोधन सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को 1974 में मिलाया गया अपने राज्य में और सह राज्य का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 35 तो हमने पढ़ लिया। 36वां संविधान संशोधन क्या करता है? 36वां जो संविधान संशोधन होगा, 36 अमेंडमेंट, ये सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देगा। इस समय सिक्किम जो है वो पूर्ण राज्य बन जाएगा। ये चीज को भी आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है, देखो 22वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। ये 36वां संविधान। और इसके पश्चात देखिए 39वां नंबर का संविधान संशोधन 1975। इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर प्लेस्ड बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटिनी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक चुनौती से बाहर रखा गया। ये गिनती में है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर, ये गिनती में है। इनके चुनाव को न्यायिक चुनौती से बाहर रखा गया है। मतलब कोर्ट जो है वो रिव्यू नहीं करेगा इनके न्याय चुनाव संबंधी चीजों को। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर, 4 ही, ठीक है? इसीलिए नाम दे दिया गया। ये कौन सा संशोधन है? 39वां 1975। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें नंबर का संविधान संशोधन जब हुआ तो उस समय परिस्थिति बहुत ही खराब थी। देश में इमरजेंसी लागू था, आपातकाल लागू था। और आपातकाल जो है वो लागू किया गया था इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। फखरुद्दीन अली अहमद वहां पे राष्ट्रपति की भूमिका में थे। इंदिरा गांधी ने प्रस्ताव पारित किया और आंतरिक अशांति के कारण
यहाँ पे राज्य में मतलब भारत देश में आपातकाल लागू किया। आंतरिक अशांति को मुद्दा बनाया गया, बेस बनाया गया। फखरुद्दीन अली अहमद को साइन करने के लिए भेजा गया और उन्होंने साइन कर दिया। क्योंकि इंदिरा गांधी का दबाव भी बहुत ज़्यादा था, प्रभाव बहुत ज़्यादा था, दबाव भी बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ पे 76 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो जो 1949 में जो बना हुआ था हमारा संविधान 26 नवंबर को या जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस संविधान में बहुत बड़ी मात्रा में बदलाव किए गए। और वो बदलाव कौन-कौन से थे? सभी को तो नहीं लेकिन कुछ प्रमुख को हमने यहाँ पे स्पष्ट किया है। पहला, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना मतलब प्रिएम्बल, सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, सेक्युलर जोड़ा गया और इंटीग्रिटी जोड़ा गया। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जो हैं वो जोड़े गए। ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़े गए, ठीक है? प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष जोड़े गए और अखंडता शब्द भी जोड़े गए। एडेड 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों में 3 नए तत्व जोड़े गए। जो नीति निर्देशक तत्व हैं, टीपीएसपी की बात कर रहे हैं। टीपीएसपी का जिक्र आर्टिकल 36 से 51 तक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 नए तत्व जोड़े गए। अब यहाँ पे देखिए कौन-कौन से। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात जो है यहाँ पे होगी। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी होगी। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी होगी। और पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा एवं सुधार की बात की गई। ये 3 जो है वो शब्द जोड़े गए यहाँ पे। और ये कहाँ जोड़े गए? तो ये 36 से 51 तक के आर्टिकल में जोड़े गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला, मूल कर्तव्य भी जोड़े गए। और क्या जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य मतलब आर्टिकल नंबर 51 का 4 ए। मूल कर्तव्य टोटल कितने हैं? 11। टोटल कितने हैं? 11। 11 में एक 11वां बाद में जोड़ा गया, 10 जो है इस समय जोड़ दिए गए थे। अब देखो, अनुच्छेद 74 में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगी। अब ये ध्यान दीजिएगा, 74 नंबर में संशोधन किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे। ये 1976 का बात है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि राष्ट्रपति के पास पावर कम रहे और मेरे पास पावर जो है ज्यादा रहे, और इसी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया। अब देखो, इसके बाद लोकसभा एवं विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया, उसको 6 वर्ष किया गया क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो उसका समय कार्यकाल समाप्त होने वाला था। तो उन्होंने क्या किया, उसको एक्सटेंड कर दिया। संसद की परमिशन से उसको कार्यकाल को बढ़ा दिया कि मैं ज़्यादा समय तक राज कर सकूँ, तानाशाही शासन चला सकूँ। अब इसके बाद फिर देखिए, शिक्षा, वन, वन्यजीव, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन कंट्रोल को क्या किया गया कि समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। समवर्ती सूची मतलब ऐसा सूची जो है लिस्ट होता है जिसको राज्य भी उसके ऊपर भी उस विषय पे कानून बना सकती है और केंद्र भी उस विषय पे कानून बना सकता है। इसी को बोलते हैं समवर्ती सूची। तो यहाँ पे इसी 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, शिक्षा, वन, वन्य जीव, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। अब 42वां संविधान संशोधन का मुख्य पॉइंट तो हम लोगों ने देखा। 42वें संविधान संशोधन के पश्चात 44वां नंबर का संविधान संशोधन आता है। जब यहाँ पे मोरारजी देसाई की सरकार आती है, ठीक है, मतलब जनसंघ की सरकार आएगी, इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो गिर जाएगी, जनसंघ की सरकार आएगी। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे फिर से बदलाव होने वाले हैं। अब देखिए क्या होगा 78 में, आपातकाल के दौरान कमजोर हुए लोकतांत्रिक मानदंडों को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। aimed to restore democratic norms eroded during the emergency। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकते हैं, परंतु पुनः प्राप्त होने पर उन्हें स्वीकार करना होगा। इसका मतलब ये है कि हमने अभी देखा कुछ समय पहले 42वां 42nd अमेंडमेंट एक्ट, उसमें क्या लिखा था, उसमें ये किया गया था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। आ रहा है समझ? और
इसमें क्या किया गया 44वां में स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन पुनर्विचार मतलब समझना, मंत्रिमंडल कोई सलाह देती है अगर, किसको? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति उस सलाह को वापस भेज सकता है पुनर्विचार के लिए। पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन रिकंसिडरेशन के बाद फिर से अगर वापस वो आता है उसके पास, राष्ट्रपति के पास, तो वो फिर क्या कर सकता है? वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसी के बारे में इसमें बताया गया कि कौन सा है। ये है 44th नंबर का अमेंडमेंट, मतलब अमेंडमेंट हो रहा है, संविधान संशोधन हो रहा है 44 नंबर का। अगला, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। संपत्ति का अधिकार किसमें था? मौलिक अधिकार में था। 19(1) का, देखो, ABCDE FG, एफ 19(a) का एफ, 19(a) का एफ, इसमें था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। और इसको जो है वो क्या किया गया? हटा दिया गया। अभी 19(1) का ए में ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, लेकिन एफ जो है नहीं है, क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार था। और जी जो है वो है घूमने फिरने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। मतलब अब देखो, यहाँ पे कोर्ट्स कैन नाउ रिव्यू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अच्छा, ये ऊपर हो गया, यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। तो इसको कहाँ पे जगह मिला? यहाँ से हटा दिया गया, मूल अधिकार से। तो मूल अधिकार से हटाने के बाद 301 300 का ए में आर्टिकल नंबर में चले गया। तो ये जो है वो एक प्रकार से संवैधानिक अधिकार ही रह गया, लेकिन मूल अधिकार है क्या? मूल अधिकार इसको नहीं मानेंगे आप, क्योंकि मूल अधिकार तो 6 हैं। तो आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक ही रहेंगे, 32 तक रहेंगे, ठीक है? ये ध्यान रखना। न्यायालय आपातकाल की घोषणा की समीक्षा कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, न्यायालय के पास शक्ति है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा कि ये आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, मतलब घोषणा की समीक्षा कर सकते हैं, ठीक है? घोषणा नहीं कर सकते, घोषणा की समीक्षा, रिव्यू प्रोक्लेमेशन, ये ध्यान दीजिए। आपातकाल क्यों लागू किया गया? आपातकाल की जरूरत वास्तव में क्या थी? इस प्रकार की समीक्षा ये कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। अब अगला, राष्ट्रीय आपात की घोषणा केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जा सकता है। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश अनिवार्य है। 42वां संविधान संशोधन 1976 लागू किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, और उससे पहले मैंने बताया कि इमरजेंसी लागू की गई थी। आपातकाल के दौरान माना गया था, बेस बनाया गया था आंतरिक अशांति को। लेकिन 44वें संविधान संशोधन ने यह स्पष्ट किया कि इस आंतरिक अशांति के नाम से संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा, और उसके लिए सशस्त्र विद्रोह जो है, आर्म्ड रिबेलियन की बात कही गई कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर्म्ड रिबेलियन की बात की जा रही है, सैनिक विद्रोह की बात की जा रही है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे समझ, अगला आगे देखिए, अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। कौन से, किस आर्टिकल की बात कर रहा है, किस अमेंडमेंट की बात कर रहा है? 44th अमेंडमेंट की ही बात कर रहा है, ये ध्यान रखना। जब आपातकाल इमरजेंसी लागू होगी तो 20 और 21 नंबर का आर्टिकल जो है वो निलंबित नहीं होगा, और बाकी सभी आर्टिकल जो है वो निलंबित हो सकते हैं, ठीक है? तो उसी की बात की जा रही है कि अनुच्छेद 20-21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। 52वां संविधान संशोधन 1985, सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1985, दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया तथा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दल बदल कानून लाया गया। दल बदल कानून क्यों लाया गया? हरियाणा के एक एक मंत्री थे, एक व्यक्ति थे, सांसद थे, विधायक थे, सॉरी। उन्होंने क्या किया, उनका नाम था गया प्रसाद। क्या नाम था? गया प्रसाद। गया प्रसाद क्या करते थे कि वो ना, एक ही समय में, गया प्रसाद नाम था, 1967-68 की बात थी, और ये 1-2 दिन में ही ना 2-3 पार्टी जो है बदल दी। ठीक है? उस समय ना पार्टी बदलने को दल बदल कानून के तहत सजा नहीं माना जाता था। उस समय दल बदल कानून बना नहीं था। तो इनका नाम बन गया आया राम गया राम। गया राम तो नाम ही था इनका। इसका नाम क्या बन गया? आया राम गया राम।
ठीक है? तो दल बदल विरोधी कानून लाया गया 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 और उसमें स्पष्ट किया गया कि आप जो है वो अगर अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी चले जाते हैं, दूसरी पार्टी, अब बिना माफी मांगे जो है 15 दिनों का समय रहता है, अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी चले गए, 15 दिन का समय है आपके पास, लेकिन आपने माफी नहीं मांगा, तो फिर आप पे दल बदल कानून लागू होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी सदस्यता जो है संसद की या विधानसभा की रद्द की जा सकती है और इसका जो है वो शक्ति लोकसभा स्पीकर के पास होता है। इसके साथ अगर आप जो है बीजेपी या कांग्रेस से, मतलब उदाहरण के रूप में मैंने बता रहा हूँ कि बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं और उसके पश्चात, उस समय के पश्चात कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। बीजेपी से चुनाव लड़े, आप बन गए सांसद और आप जो है बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। ठीक है? आप तीसरी कंडीशन, आप अगर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ते हैं, किसी भी दल से नहीं है, तो चुनाव लड़ा और जीत गए। लेकिन कुछ समय के पश्चात फिर आपने क्या किया? बीजेपी ज्वाइन कर लिया या कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, तो भी आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। ठीक है? इसके अलावा अगर आप बीजेपी से हैं, अगर आप बीजेपी से हैं और संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में किसी विषय पे, महत्वपूर्ण मुद्दे पे अगर मतदान की स्थिति बनती है और मतदान के दौरान आपने जो है बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं किया, पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं किया, तो भी आपको अपने पद से हटाया जा सकता है। आ रहा है समझ? यह है दल बदल कानून। लेकिन इस कानून में बहुत सारी कमियां हैं, की वजह से आज भी इस कानून के संबंध में विवाद चलते रहता है। यहाँ पे ध्यान देना कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद या विधायक, 2/3, ठीक है, एक साथ दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, एक साथ दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। मतलब उनके साथ जो है निलंबन या निष्कासन की कोई भी संभावना निर्मित नहीं होगी। ठीक है? दूसरा, अगर इस किसी पार्टी के व्यक्ति जो हैं वो पीठासीन अधिकारी बन गए, ठीक है, अध्यक्ष, सभापति वगैरह बन गए, तो उनके साथ भी जो है वो उनको भी हटाया नहीं जाएगा, उनको भी हटाया नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना, किसी को पीठासीन अगर बना दिए, कांग्रेस, बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस को किसी व्यक्ति को पीठासीन बना दिए, अध्यक्ष बना दिए, स्पीकर उस समय के लिए, तो वहां पे उस व्यक्ति की कोई गलती है नहीं, उसको हटाया जाएगा क्या? नहीं हटाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वह दल बदल नहीं कर रहा है, वो पीठासीन अभी बना, उस समय के पश्चात पीठासीन से वापस आएगा और अपनी संसदीय स्थिति को निभाएगा, पद की गरिमा को व्यवस्थित रखेगा। ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये दल बदल कानून कब लाया गया? 52वां संविधान संशोधन 1985। अब अगला देखो, 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989, मतदाताओं की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। यह समय जो है वो राजीव गांधी के समय है। राजीव गांधी के समय क्या होता है कि युवा जो हैं, वो ना राजीव गांधी से बहुत प्रभावित थे। युवा वर्ग बहुत प्रभावित था। राजीव गांधी बहुत अच्छे दिखते थे, बहुत कम बोलते थे, बहुत अच्छे दिखते थे, तो लोग जो है वो बहुत प्रभावित होते हैं सुंदर दिखने वालों से। ठीक है? तो यही स्थिति थी कि राजीव गांधी जो है वो कहीं पे भी जाते थे तो वहां युवाओं की भीड़ लग जाती थी और युवाओं की वजह से उनको लगा कि अभी तक हम लोग वोटिंग जो करते हैं उसकी एज 21 है, 21 है, मतलब वोट देने वाले की एज कितनी है? 21। और 18 साल के बच्चे जो हैं, 19-20 साल के बच्चे जो हैं, बालक जो हैं, जो बड़े हो गए हैं, वो वोट नहीं कर सकते हैं। तो राजीव गांधी ने ये कहा कि 18 साल का जो बच्चा है वो भी तो बड़ा हो जाता है, उसको भी वोट देने का अधिकार है और इसीलिए 61th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1989 में और यहाँ पे मतदाताओं की जो आयु है उसको कम किया गया, 18 वर्ष किया गया। आ रहा है समझ? वयस्क मताधिकार आर्टिकल नंबर कौन से में है? वयस्क मताधिकार का जिक्र आर्टिकल नंबर 326 में है। आर्टिकल नंबर 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन की बात करता है। अब देखो, संविधान अमेंडमेंट 65 नंबर का संविधान संशोधन, यहाँ पे क्या बोला गया?
338 में संशोधन कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया। संविधान संशोधन के लिए 65 नंबर का जो संविधान संशोधन था वो पहले कहाँ पे लाया गया था? पहले कहाँ पे लाया गया था? पहले जो है वो लाया गया था पंचायती राज व्यवस्था के लिए। पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक ड्राफ्ट बनाया गया था, एक बिल बनाया गया था, विधेयक बनाया गया था और उसको एक्ट बनना था। लेकिन हुआ ये कि सरकार गिर जाती है, ध्यान रखिएगा। वीपी सिंह सरकार जो है, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, उसको लाती है 65वां नंबर का संविधान संशोधन के लिए, लेकिन वो सरकार गिर जाती है। तो इसलिए वो रद्द हो जाता है। रद्द होता है तो 65 5th नंबर का फिर से अमेंडमेंट लाया जाता है 1990 में और यहाँ पे क्या होगा कि 338 में संशोधन कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति का गठन जो है वो जब होगा तो वहाँ पे एसटी अनुसूचित जाति मतलब पहले एससी को माने, हाँ, शेड्यूल कास्ट, और एसटी शेड्यूल ट्राइब, दोनों के की जनता, जितनी जनता है वहाँ पे, जितने लोग हैं, जितने पॉपुलेशन है, उनको राहत मिलने वाला है क्योंकि आयोग जो है उनकी भलाई के लिए उनकी सुनवाई जो है वो करने वाला है। ठीक है, अब देखिए 69 संविधान संशोधन 1991 क्या हो रहा है, दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया, का नाम दिल्ली एनसीआर रखा गया। ये एनसीटी छप गया है, इसको एनसीआर कर लेना आप लोग, एनसीआर है ये, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, रीजनल या रीजन, दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ये 69 नंबर का अमेंडमेंट हुआ। 70वां में चलते हैं, ये तो याद हो गया, 69 दिल्ली। 70वां संविधान संशोधन क्या बोलता है, दिल्ली एवं पुडुचेरी, जो अब नाम हो गया है पांडेचेरी से पुडुचेरी, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। मतलब समझ रहे हो, राष्ट्रपति का जो कॉलेज होता है, निर्वाचक मंडल होता है, में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं थे। दिल्ली और पुडुचेरी को शामिल किया गया कौन से संविधान संशोधन के तहत, 70 नंबर 1992। ठीक है, और बाद में जम्मू कश्मीर जब स्वतंत्र, अभी 370 धारा हटा तो जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लिए। ये ध्यान रखना है इसको, ठीक है, 70 नंबर की अमेंडमेंट है ये। 73वां संविधान संशोधन, इसको कौन नहीं जानता। 73वां संविधान संशोधन जो है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए। 73वां संविधान संशोधन मतलब संविधान में संशोधन हुआ और इसको संवैधानिक मान्यता मिली। और इस संवैधानिक मान्यता जो है को मिला तो वो कौन सी कमेटी की सिफारिश पे मिला, एल एम सिंघवी कमेटी की सिफारिश पे तो संवैधानिक मान्यता मिलती है। लेकिन एक बात और ध्यान देना कि सबसे पहले संवैधानिक मान्यता मिलने के लिए अशोक मेहता समिति ने सरकार से सिफारिश की थी, लेकिन जब सरकार गिर जाती है तो यह कमेटी जो है रद्द हो जाती है और इसका ड्राफ्ट भी खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके पश्चात सिंघवी कमेटी जो है वो मांग करती है और इसी सिंघवी समिति की मांग को गाडगिल समिति और थुंगन समिति इन्होंने भी दोहराया, इन्होंने ये भी दोहराते हैं। ठीक है, इसीलिए पंचायती राज की पुस्तकों में आप देखोगे कि गाडगिल समिति ने भी संवैधानिक दर्जा की मांग की, गन ने भी मांग की, लेकिन सबसे पहले किसने कहा, तो सबसे पहले अशोक राय मेहता कमेटी जो है उसने सिफारिश की थी। लेकिन सरकार गिरी तो ये विधेयक भी क्या हो गया, लैप्स हो गया, समाप्त हो गया। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। 74th नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 12वां नंबर का शेड्यूल जो है वो जोड़ा गया। 11वां में पंचायती राज, 12 में नगरीय निकाय, 73 और 74 अमेंडमेंट। 83वां संविधान संशोधन 2001, लोकसभा सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक स्थिर रखा गया। लोकसभा सीटों का जो आवंटन होता है वो 1971 की जनगणना के आधार पे अब भी होता है। तो ये जनगणना के आधार पे ही अभी तक होने वाला है। ये ध्यान दीजिएगा, 2026 में फिर से नया आधार वर्ष तय किया जाएगा 2026 में।
लेकिन अब तक 2025 तक हम लोग जो भी इस प्रकार की प्रक्रिया देख रहे हैं, वो एक 1971 के हिसाब से होता है। आपने राष्ट्रपति चुनाव में हमने देखा कि राष्ट्रपति चुनाव में विधायक का मत का मूल्य या सांसद के मत का मूल्य की जो गणना होती है, वो एक 1971 को बेस ईयर मान के किया जाता है। मतलब वहाँ से जो है पॉपुलेशन की गणना होती है। अब देखो 86 नंबर का अमेंडमेंट, ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है, 2002 में हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? तो 21 का क जोड़ा गया। 21 का क मतलब समझ रहे हो ना? मूल अधिकार में 21 नंबर का जो आर्टिकल है, वहाँ पे 21 ए या क जोड़ा गया और इसमें बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध राज्य सरकार करेगी, राज्य करेगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये स्पष्ट कर दिया गया और 51 के क में भी इसको जोड़ा गया। 51 क में है मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य में क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य में 11वां नंबर का मूल कर्तव्य है, उसको जोड़ा गया और उसमें बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना माता-पिता या गार्जियन का क्या है? कर्तव्य है। ये मूल कर्तव्य है ये। 11वां नंबर का मूल कर्तव्य जुड़ा, ठीक है? इसी एक्ट के माध्यम से 88वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के 2 आर्टिकल जो हैं एक्स्ट्रा बनाए गए, सब आर्टिकल। उसके बाद लिखा हुआ है अनुच्छेद 45 में भी संशोधन किया गया। 45 नंबर में भी संशोधन किया गया और वहाँ पे भी क्या किया गया? 6 साल से कम उम्र के 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रबंध किया जाएगा। क्या? स्वास्थ्य का प्रबंध। ये जोड़ा गया आर्टिकल नंबर 45 में। ये याद करने वाला है। ये 86वां संविधान संशोधन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 87 नंबर का संविधान संशोधन क्या बोल रहे हैं? लोकसभा सीटों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पे होगा। लोकसभा में सीटों का जो परिसीमन है, लोकसभा में डेलिमिटेशन ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी टू बी बेस्ड ऑन 2001 सेंसस रिपोर्ट। 2001 का जनगणना रिपोर्ट आएगा, वहाँ पे ही हम लोग तय करेंगे कि लोकसभा में जो सीटों का आवंटन है, तो 2001 की जनगणना के आधार पे करेंगे। 88वां संविधान संशोधन एम्पावर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवाई सर्विस टैक्स। केंद्र सरकार को सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब सर्विस टैक्स जो होता है वो केंद्र सरकार लगा सकती है और इसके लिए 268 जो है में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? 268 ए। केंद्र सरकार जो है वो राज्य की सेवाओं पे भी कर लगा सकती है, ये ध्यान दीजिएगा। ये भी जोड़ा गया यहीं पे 268 का ए में। और 89 नंबर का संविधान संशोधन क्या बोलता है? 2003 में आया था कि एक संयुक्त आयोग के स्थान पे 2 पृथक आयोग गठित किए गए। 89वां संविधान संशोधन 2003 क्या क्या बोल रहे हैं? अनुसूचित जाति के लिए 3 सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग। अनुसूचित जाति आयोग बना, 3 सदस्य रहेंगे, 1 अध्यक्ष रहेगा, 2 जो है अन्य सदस्य रहेंगे। ठीक है? ये बना यहाँ पे। अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक 3 सदस्यीय आयोग भी बनेगा। ये भी 38 नंबर 338 नंबर में बोला जा रहा है। किसमें बोला जा रहा है? आर्टिकल 338 में जोड़ा जा रहा है। 338 ये पहला, ये पहला और 338 ए ये दूसरा अनुसूचित जनजाति के लिए। ध्यान दीजिएगा। इसी में जो है 89 संविधान संशोधन के पश्चात ओबीसी भी आएगा 338 के बी में। लेकिन हम लोग 2 ही पढ़ेंगे, एससी और एसटी। 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 में जो हुआ है और यहाँ पे क्या बोल रहा है? बोडोलैंड असम क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में आरक्षण संबंधी प्रावधान, प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिजर्वेशन इन द बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल असम। बोडोलैंड असम क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में आरक्षण से संबंधी प्रस्ताव, ये 90 नंबर का आर्टिकल संविधान संशोधन में लाया गया। और उसके बाद 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 की बात करते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा में भी और विधानसभा में भी 15% तक सीमित किया गया। मतलब समझना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी संख्या अगर लोकसभा में 500 सदस्य हैं
तो वहाँ पे मिनिस्टर की संख्या कितनी होगी? तो क्या किया गया कि 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 2-2 शून्य कटा दो, 15 पंचे कितना हो गया? 70 हो गया। 75 से अधिक मंत्री नहीं होंगे, ये स्पष्ट कर दिया गया। 75 से अधिक मंत्री नहीं होंगे, ये स्पष्ट कर दिया गया। तो जब हम 545 का आंकड़ा लेते हैं यहाँ पे लोकसभा में, जो अभी वर्तमान में 543 है, तो उसमें लगभग 82 मंत्री बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 82, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 15% का रूल इम्पोर्टेंट है। और ये 15% का रूल कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसको याद रखना जरूरी है। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी। क्या जोड़ा गया? मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी। 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी। चारों भाषाओं को जोड़ा गया। और ये कहाँ जोड़ा गया? ध्यान दीजिएगा, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इनको जोड़ा गया, मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी। और उसके बाद जो है वो संख्या जो है कितनी हो गई? 14 से एक जोड़ा गया था सिंधी, 15 हुआ था, और उसके बाद 3 अन्य भाषा जोड़े गए। फिर यहाँ पे 4 भाषा और जोड़ा गया, और चारों भाषा जोड़ने के पश्चात इसकी संख्या राजभाषा की टोटल होगी 22। 22 राजभाषा हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005, जनवरी 2006 से लागू। संविधान में अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया, जिसके तहत सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के प्रावधान किया गया। सरकारी और निजी जो स्कूल हैं, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रावधान किया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये ध्यान दीजिएगा, आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पे किंतु अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को इससे छूट दी गई। अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज जो एजुकेशन अथॉरिटीज हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पे इस प्रकार का नहीं लगने वाला है नियम। लेकिन बाकी जगह पे क्या हो गया? आर्टिकल ध्यान देना 15 का 5, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ध्यान देना 93rd नंबर का, दोनों को ध्यान देना है। ठीक है, अगला देखते हैं 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बिहार को जनजाति मंत्री की अनिवार्य नियुक्ति के प्रावधान से मुक्त किया गया, जबकि छत्तीसगढ़ और झारखंड में इस प्रावधान को लागू किया गया। 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ 2005 में। वहां पे ये तय किया गया कि किसी छत्तीसगढ़ और झारखंड में ये प्रावधान रहेगा कि जनजाति मंत्री की नियुक्ति अनिवार्य रहेगी। जनजाति मंत्री की नियुक्ति रहेगी अनिवार्य, और ये आर्टिकल 164 का मामला है। कौन सा आर्टिकल? 164। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि बिहार को जनजाति मंत्री की अनिवार्य नियुक्ति के प्रावधान से मुक्त किया जाएगा। 2005। अगले में चलते हैं, 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009। अनुच्छेद 334 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए लोकसभा एवं विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की अवधि को 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया। ये कौन सा आर्टिकल बोल रहा है? 334। एससी और एसटी के लिए लोकसभा व विधानसभा में आरक्षित सीटों को संख्या अवधि को 70 किया गया, 70 वर्ष किया गया। 60 वर्ष पहले था, तो क्या किया गया? 70 किया गया। ये कौन सा अमेंडमेंट है? 95 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट है। अगला देखते हैं, 96 अमेंडमेंट एक्ट 2011 में 8वीं अनुसूची में लिखित भाषा उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। मतलब राज्य का नाम भी बदला गया, और यहाँ पे उसकी भाषा का भी नाम बदला गया। उड़ीसा क्या हो गया? ओडिशा। तो भाषा जो है उड़िया क्या हो गया? ओडिया। ओडिया हो गया। इंग्लिश में देखिए, चेंज द नेम ऑफ लैंग्वेज ओडिया टू ओडिया इन द 8th शेड्यूल। 8वीं में भाषाओं के बारे में जिक्र है। 8वां अमेंडमेंट जो है, 8वां जो अनुसूची है, वहां पे भाषा के बारे में जिक्र है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012। सहकारिता क्षेत्र को संवैधानिक मान्यता और अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई। तो क्षेत्र 43B जोड़ा गया। नीति निदेशक तत्वों में सहकारिता को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया। सहकारिता का मतलब होता है कि कोऑपरेशन होता है वास्तव में, कि जो महिला समूह बनते हैं वो सहकारिता के नियम के आधार पे बनते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 2012 में ये तैयार हुआ है। सहकारिता को मान्यता मिला है, संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला चलते हैं, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014।
99 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये था कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन की गठन किया गया था सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए गठन किया गया था 2015 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। मतलब जो चुनाव होते हैं, इसके चुनाव सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के चुनाव जो होते हैं, वो कॉलेजियम सिस्टम से होते हैं। कॉलेजियम सिस्टम जो है वो 1993 में लाया गया था। इसमें 4 सदस्य होते हैं, सीनियर जज होते हैं। अब वो सीनियर जज जो हैं, वो अगले मुख्य न्यायाधीश का नाम जो है वो ऊपर भेजते हैं, ठीक है? वो लोग नाम का चयन करेंगे और उसके बाद भेजेंगे। तो उसी को बनाया जाता है चीफ जस्टिस। लेकिन यहाँ पे सरकार क्या चाहती थी कि सरकार चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को की नियुक्ति जो होती है, उसमें जो कोलेजियम सिस्टम है, उसको रद्द किया जाए और उसकी जगह पे एक ऐसा आयोग बनाया जाए, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी हों, गृह मंत्री भी हों, प्राइम मिनिस्टर की भी भूमिका हो। तो वहाँ पे जो है सरकार और न्यायालय, ठीक है? कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का जो है वो एक साथ समन्वय रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को एक्ट बनने के बाद भी क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो ये 99 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन चुका था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन अक्टूबर 16, 2015। 100वां अनुसूची क्या है? 100वें अनुसूची में स्पष्ट क्या किया गया देखिए। पहली अनुसूची में संशोधन कर भारत बांग्लादेश सीमा समझौता लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट लागू किया गया। भारत को बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र मिले, जबकि बांग्लादेश को भारत से 111 परिक्षेत्र प्रदान। तो मतलब बहुत आसान है। 28 मई 2015 को मंजूरी मिली राष्ट्रपति की। यहाँ पे ध्यान देना कि जब संविधान बना, तो संविधान जब बना तो एक क्या किया गया? परिसीमन किया गया कि यहाँ पे परिसीमन जब किया गया, रेड क्लिफ रेखा जब खींची गई, तो वहाँ पे क्या हुआ? तो वहाँ पे ये हुआ कि बहुत सारे जो स्टेट थे, देखो जब विभाजन हुआ तो क्या हुआ? विभाजन हुआ तो ये तय हुआ कि हिंदू और मुसलमान के आधार पे विभाजन किया गया कि हिंदू जो है भारत में रहे और मुसलमान पाकिस्तान में चले गए। बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान ही कहलाता था उस समय, पाकिस्तान का भाग था, क्योंकि मुस्लिम जो है बहुल क्षेत्र था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि बांग्लादेश वाले क्षेत्र में जब परिसीमन किया गया, कुछ ऐसे गाँव थे शामिल, कुछ ऐसे तहसील शामिल थे, जो जिसमें बहुत सारे मुस्लिम थे और वो आ गया भारत देश में। और उसी प्रकार जहाँ पे बहुत सारे हिंदू थे, वो चले गया बांग्लादेश में। तो वहाँ पे क्या होता था, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ और हिंदुस्तान में मतलब भारत में मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हो रहा था। उचित न्याय की तलाश जो है वो बहुत समय तक जारी थी, लेकिन ये कब पूरा हुआ? ये पूरा कब हुआ? जब नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो अस्तित्व में आती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2015 में। अब भारत को बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र मिले। भारत को बांग्लादेश के 51 क्षेत्र जो हैं, गाँव जो हैं वो मिले। अब बांग्लादेश जो है उसको कितना मिला? तो बांग्लादेश को भारत से 111 क्षेत्र मिला और इस प्रकार से जो है उन्होंने इसमें संशोधन किया। अगला, बहुत अच्छा आर्टिकल है ना, ये ध्यान दीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही प्रभावी है ये वाला। 101 2016 में अनुच्छेद 246 ए केंद्र और राज्य दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार। 246 ए में क्या किया गया? 246 ए इंपॉर्टेंट आर्टिकल, स्पष्ट किया गया केंद्र और राज्य जीएसटी पर दोनों कानून बना सकते हैं। 269 में क्या बोला गया? ए में केंद्र द्वारा आईजीएसटी लगाया जाएगा, लेकिन जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्य के बीच इसको बांटा जाएगा। मतलब केंद्र के द्वारा लगाया जाएगा, लेकिन बांटा किसके बीच जाएगा? केंद्र और राज्य दोनों को बांटा जाएगा। ठीक है। 279 ए 279 ए एक जीएसटी परिषद का, जीएसटी काउंसिल का गठन की बात की जा रही है। और उसके बाद 246 ए, अच्छा ये तो हो गया ना, तीनों आर्टिकल याद हो गए। 246 ए जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार। 269 ए केंद्र द्वारा जो है वो लगाया जाएगा जीएसटी और राज्य और केंद्र दोनों में विभाजन होगा। और उसके पश्चात 279 ए जीएसटी काउंसिल का गठन। अगला देखते हैं 102 नंबर का अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट है। 2018 में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और आर्टिकल 338 में ए के बाद बी और बी के बाद
सॉरी बी जोड़ा गया। 338 आपको पता है कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। संवैधानिक आयोग बना था, कौन सा आयोग बना था? एससी आयोग बना था शेड्यूल कास्ट के लिए। 338 का ए क्या बोला था? एसटी आयोग बना बना था। और 338 का बी बना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 102 के नंबर से, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं 103 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये क्या है? ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ऐसे वर्ग के लोग को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सामान्य वर्ग में आने वाले ऐसे लोग, सामान्य वर्ग में आने वाले ऐसे लोग जिनकी जो है आय 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम है, जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है, जिनके परिवार में कोई शैक्षणिक योग्यता मतलब शिक्षा या सरकारी नौकरी में नहीं है। यहाँ पे पहला पॉइंट ज़्यादा पावरफुल है, 8 लाख वाला, ठीक है। 8 लाख से कम इसकी सैलरी है, इनकम नहीं है। तो यहाँ पे ना ईडब्ल्यूएस के लिए खैर बहुत सारा रूल नियम बहुत सारे है ना, ये नियम तो काफ़ी नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे रूल रेगुलेशन बहुत सारे बनाए गए हैं। और इसको स्पष्ट रूप से ये समझना कि सामान्य वर्ग के कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला गया कि 10% आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में, अनुच्छेद 15(6) में एक जोड़ा जाएगा और 16(6) में भी जोड़ा जाएगा। और यह आरक्षण जाति आधारित आरक्षण से अलग है, ये स्पष्ट कर दिया गया। तो देखो प्रोवाइडेड 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। इंसर्टेड आर्टिकल 15, 6 एंड 16(6) क्लास के दौरान इस प्रकार के आर्टिकल का जिक्र हम कर चुके हैं। अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नंबर 104 जो हुआ था 2019 में। और यहाँ पे क्या हुआ था? अनुच्छेद 234 में संशोधन कर एसटी एससी आरक्षण की अवधि को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया। अनुच्छेद 334 में संशोधन कर एसटी एससी आरक्षण की अवधि को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोकसभा में आरक्षण समाप्त किया गया। 104 नंबर का जो संशोधन है वो बोल रहा है कि एंग्लो इंडियन जो 12 लोकसभा में 2 सदस्यों को क्या करते थे, नॉमिनेशन करते थे, मनोनीत किया जाता था। तो नॉमिनेट अब नहीं किया जाएगा दोनों के दोनों को, क्योंकि ये संविधान संशोधन बोलता है कि एंग्लो इंडियन की संख्या बहुत कम है और उसको नॉमिनेट करने के बाद हमें एक सांसद जो है वो एंग्लो इंडियन सदस्य बनाना पड़ता था, लेकिन अब हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये 104 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। 105 क्या बोल रहा है? राज्य सरकारों को अपने राज्य में पिछड़ी जातियों की सूची बनाने का अधिकार वापस दिया गया। राज्य सरकारों को पिछड़ी जातियों की सूची बनाने का अधिकार वापस दिया गया। मतलब राज्य सरकार जो है वो क्या कर सकती है, ओबीसी लिस्ट में कौन-कौन सी जातियाँ आएँगी, ये राज्य सरकार तय कर सकती है। केंद्र सरकार नहीं करेगी, राज्य सरकार करेगी और वो जो है ड्राफ्ट बना के भेजेगी। तो अनुच्छेद 342 का ए, 338 का बी और 366 में संशोधन किए गए। आर्टिकल नंबर 342 ए, आर्टिकल नंबर 338 बी और 360 सी में क्या किए गए? अमेंडमेंट किए गए। यहाँ पे हमने देखा कि संविधान संशोधन 1 नंबर से 105 नंबर तक के संविधान संशोधन देखे, संविधान में किस प्रकार के बदलाव देखे, हमने देखा कि संविधान में बदलाव किस प्रकार से हो सकता है। तो हमने ये भी देखा कि 3 प्रकार से बदलाव हो सकता है, एक साधारण, एक विशेष बहुमत और एक विशेष बहुमत और आधे, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति। तो यहाँ जितने आर्टिकल हमने पढ़े, जितने अमेंडमेंट पढ़े और उसके बीच में हमने जो कहानियाँ देखी, पढ़ी, समझी, उसको हम लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। परीक्षा के दृष्टिकोण से सीजीपीएससी प्रीलिम्स, व्यापम और सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है अमेंडमेंट। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।